Hello friends, this is IDT Amendment lecture number 5. And from this lecture we are going to start the amendments that are being made in your service tax portion. अमेंडमेंट्स हैं सर्विस टैक्स पोर्शन में आपके, वो हम लोग देख लेंगे। और साथ में जो है हम लोग कुछ एक टॉपिक्स आपके जो हैं सर्विस टैक्स के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग एक बार रिवाइज भी करते चलेंगे साथ में, तो ताकि आपको जो है एक बार आपने पढ़ा हुआ होगा सर्विस टैक्स तो दिमाग में वापस आ जाएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग अपने जो नोट्स हैं अमेंडमेंट्स के वो निकाल लें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द चार्जेबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स। तो सेक्शन 66B आपका जो है सर्विस टैक्स का, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 66B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 इज द चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन बोलता है कि दैट देयर शैल बी लेविड अ सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 14% on the value of all the services other than those services specified in the negative list, provided or agreed to be provided in the taxable territory। इसको 14% को आप जो है काट के 15% कर लीजिए, कर दिया है मैंने, ठीक है। सर्विस टैक्स shall be levied at the rate of 15% on the value of all the services other than those services specified in the negative list, provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in such manner as may be prescribed। स्वच्छ भारत सेस लग जाएगा आपका। स्वच्छ भारत सेस की रेट जो करंटली है वो है आपकी 0.5%। ये लिखा हुआ है दैट 2% मे बी लेवाइड ऑन नोटिफाइड सर्विसेज, बट करंटली आपका एप्लीकेबल है 0.5%। तो 0.5% ही आपको लेना है। ये आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 15/11/2015 ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सर्विसेज। इसके बाद आपका जो है कृषि कल्याण सेस जो है वो भी एप्लीकेबल है रिटर्न में 0.5%, सो मेकिंग द सर्विस टैक्स रेट 15%। इसके बाद सेक्शन 66B है आपका, रेफरेंस टू सेक्शन 66B कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू सेक्शन 66B। ये बोल रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स, अगर कोई भी रेफरेंस जो है अगर रेफरेंस टू सेक्शन 66 मेड किया जाता है इन फाइनेंस एक्ट 1994 और एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल बी कंसीडर्ड रेफरेंस टू सेक्शन 66। मतलब कहीं पर भी आपको बोला गया कि विद रेफरेंस टू सेक्शन 66, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू सेक्शन 66B दैट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स। स्वच्छ भारत सेस का आपको बैकग्राउंड दे रखा है यहाँ पे, ये आप लोग खुद से एक बार रीड करना चाहो तो। ये बोल रहा है whether SBC levied on all or selected services। all taxable services के ऊपर जो है SBC लागू हो जाएगा, except services which are either fully exempt from service tax under any notification or are otherwise not liable to service tax। How will the SBC be calculated? How will SBC be calculated? SBC would be calculated in the value of taxable services। इसी तरह KKC भी, whether SBC would be required to be mentioned separately in invoice? Yes, SBC needs to be charged separately on the invoice, accounted for separately in the books of accounts and paid separately under separate accounting code as notified। KKC का भी इसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। How will the SBC be calculated for services under reverse charge mechanism?
तो ये बोल रहा है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 68(2) ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 द लायबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसिपिएंट. The government has issued notification number 24/2015 service tax dated 12 November 2015 to provide that reverse charge under notification. This service tax dated 28 June 2012 shall apply mutandis for the purpose of levy of Swachh Bharat cess. ठीक है, स्वच्छ भारत सेस. इसी तरह कृषि कल्याण सेस भी लग जाएगा. यहाँ पर जहाँ भी एसबीसी है ना उधर केकेसी भी आ जाएगा. हाउ विल एसबीसी बी कैलकुलेटेड फॉर सर्विसेज वेयर अबेटमेंट इज अलाउड? Taxable services on which service tax is leviable on a certain percentage of value of taxable service will attract SBC on the same percentage of value as provided in the notification number 26/2012 service tax dated 28 June 2012. So this notification would apply for SBC also in the same manner as it applies for the service tax. For example, in the case of GTA, effective tax rate, that is service tax plus SBC would be 30% of, इसको 15% कर दो, 14 + 5 की जगह, तो ये 14 + 5 मतलब 15% ऑफ 30 हो जाएगा. तो चेंज कर लो यहाँ पे. आप लोग इधर आ जाओ मेगा एग्जामिशन पे. ये क्या है ना, सीए फाइनल नवंबर के लिए है, तो इसके अंदर आपको जहाँ जहाँ 14.5 है, बिकॉज सीए फाइनल का 14.5% लग रही है रेट, और क्योंकि 1 जून से आया है केकेसी, तो इस कारण से जो है उनके नहीं लग रहा है, आपके केकेसी लग रहा है. तो आपके हर जगह केकेसी जो है वो आप ऐड कर लेना, सीएस प्रोफेशनल वाले अगर आप हैं. एक बार रीड कर लीजिए आप ये जो स्वच्छ भारत सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ये व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ऑफ स्वच्छ भारत सेस, और क्या आपको स्वच्छ भारत सेस का जो है रिवर्सल करना पड़ेगा अंडर रूल 6. तो दे रखा है ये. कृषि कल्याण सेस का भी यही ट्रीटमेंट होगा. हम लोग आते हैं मेगा एग्जामिशन पे. मेगा एग्जामिशन जो है आपका एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर काम आता ही आता है. आपको जो है आइडिया होना चाहिए मेगा एग्जामिशंस का. हम लोग देखेंगे कि इस बार क्या मेगा एग्जामिशंस हैं या मेगा एग्जामिशंस में क्या चेंजेस आए हैं इस बार. तो हम लोग देखते हैं एक एक करके. देखिए सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी. ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाली आर्बिट्रेशन वाली सर्विसेज हैं. तो ये बोल रहा है कि एन आर्बिट्रल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी पर्सन को अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, या फिर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका टर्नओवर अप टू 10 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब हम बता रहे हैं कि एग्जेम्पशन किस किस को मिलेगी, इस पे सर्विस टैक्स नहीं लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर वो किसी पर्सन को सर्विसेज दे रहा है दैट इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी, और अगर बिजनेस एंटिटी है तो उसका टर्नओवर अप टू 10 लाख होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. उससे ज्यादा होगा तो सर्विस टैक्स लग जाएगा. इसके बाद बोल रहा है अ पार्टनरशिप फर्म और ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल. पहला तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था, दूसरा है आपका पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज. किस किस को दे रहा है वो लीगल सर्विसेज? या तो पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की, है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ना हो वो. बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज किस किस को दे रहा है? या तो वो दे रहा है एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस. मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को. बहुत बार होता है ना कि हम लोग कोई केस लड़ते हैं तो कोई एडवोकेट है, उसे लगता है कि आई नीड टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम अनदर सीनियर लॉयर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो जो है एक सीनियर लॉयर के पास जाके उसका व्यू जो है वो लेता है.
तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, या एक पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट्स की दूसरे एडवोकेट को दे रही है। तो इस तरह से बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी। ओके, किसी को भी दे रहा है बट दैट शुड नॉट बी ए बिजनेस एंटिटी। तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एडवोकेट है या पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की, या तो वो किसी दूसरे एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म्स ऑफ एडवोकेट को लीगल सर्विसेज दे रही है, या फिर किसी और पर्सन को दे रही है, दैट इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी। और अगर बिजनेस एंटिटी है भी तो उसका टर्नओवर जो है इट शुड बी less than or equals to 10 lakhs in the preceding financial year। ओके, ये हो गया। और सीनियर एडवोकेट अगर है, सीनियर एडवोकेट अगर दे रहा है लीगल सर्विसेज टू अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरली कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, कॉमर्स और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी पर्सन को अगर सीनियर एडवोकेट अपनी सर्विसेज दे रहा है, पर वो पर्सन जो है जरूरी होना चाहिए कि he is not ordinarily carrying out any activity relating to industry, commerce or any other business or profession। ठीक है, वरना जो है वो उस पर सर्विस टैक्स लगा दिया जाएगा। लीगल सर्विसेज का मतलब बता रहे हैं आपको। लीगल सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority। okay, representational services भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब कि कोर्ट में जाके आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए जो सर्विसेज है आपकी जगह कोई और रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। नेक्स्ट है आपका तो आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल में इस बार थोड़े चेंजेस आए हैं, ये अमेंडेड है, आप इसको एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9B, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैंने जो आपको नोट्स दिए थे सर्विस टैक्स के, अलग से जो नोट्स दिए हैं, मेन जो नोट्स है मेरे वो वाले नहीं, अलग से मैंने आपको सर्विस टैक्स के रिविजनरी नोट्स दिए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हैं। उनके अंदर आपके जो है अमेंडेड प्रोविजंस ही हैं। बस वो जो है आपका जो केकेसी जो है उसके अंदर नहीं है, बिकॉज दैट वाज फॉर नवंबर 2016 ऑफ सीए फाइनल। ओके, तो आपके लिए भी जो है 99% जो अमेंडमेंट है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। एक आध जो नहीं है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो वो नोट्स अगर आप डायरेक्टली रेफर करते हैं, डायरेक्टली अगर आप उसमें से सर्विस टैक्स पढ़ते हैं तो दे आर अमेंडेड नोट्स फॉर दिसंबर 2016। सर्विस नेक्स्ट देखिए आपका 9B, सारे नहीं है इसके अंदर, मेन है और जिनमें चेंजेस हैं वो हैं। बाकी के अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको अपने नोट से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9B आपका है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर सर्विसेज दे रहा है एज पर गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू देयर स्टूडेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार अपने स्टूडेंट्स को जो सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल प्रोग्राम एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, पहला और 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट टू विच एडमिशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैट कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तीसरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो ये सारे जो हैं, जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका IIM इंदौर में होता है आज की तारीख में। ठीक है, तो ये सारी जो सर्विसेज है जो IIM दे रहा है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को, इसके अंदर जो भी सर्विसेज हैं दे आर कवर्ड अंडर मेगा एग्जेम्पशन, उनके ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे बोल रहा है, देखिए फॉलोइंग एंट्रीज, ये जो आपका है नोटिफिकेशन नंबर IIM वाला नोटिफिकेशन नंबर 9/2016 का आया है एंड इट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2016। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट, ये आपका है बोल रहा है फॉलोइंग एंट्रीज 9C एंड 9D शैल बी इंसर्टेड। ये भी आपका जो है 1/4/16 से एप्लीकेबल है, 9C एंड 9D। 9C के अंदर ये आपको बोल रहा है कि सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग
ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग में कुछ बॉडीज जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, देखिए सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर जो है ये जो है ट्रेनिंग के लिए बनाई गई हैं। तो इनको जो सर्विसेज दी जा रही हैं, सर्विस ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय, इनको असेसमेंट की जो सर्विसेज हैं, तो वो जो सर्विसेज दे आर कवर्ड अंडर मेगा एग्जाम्पशन। एक बार वापस पढ़िए, सर्विसेज ऑफ असेसिंग द बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव SDI स्कीम। तो इनको देखना कि ये स्किल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, इन पर निगरानी रखने के लिए ये सर्विसेज मेगा एग्जाम्पशन के अंदर कवर हो जाती हैं। अगला आपका सेक्शन, अगला आपका 9D सेक्शन में 9D जो है आपका, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ ऑफरिंग स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज सर्टिफाइड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो ये नेशनल सर्विसेज जो दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज अंडर दीज योजनाओं, ये जो योजनाओं हैं इनके अंदर अगर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो वो मेगा एग्जाम्पशन में कवर्ड हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 12, सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दी जा रही है, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को कोई सर्विस दी जा रही है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दी जा रही है। क्या सर्विसेज दी जा रही है? बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन। किस किस चीजों का गवर्नमेंट को सर्विसेज दी जा रही है? क्या क्या आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इनोवेशन, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, किन चीजों का? पहला ये देखिए, पहले जो आपके होते थे वो कट गए हैं इस बार उनमें से कुछ चीजें। जैसे पहले सिविल स्ट्रक्चर और ये जो था आपका फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री, ये अब नहीं रहा है, दिस इज नो मोर। आज की तारीख में क्या क्या रहा है वो हम देखते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, archaeological excavation or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। इसके अलावा आपका कैनल, डैम या कोई इरिगेशन वर्क से रिलेटेड जो है सर्विसेज दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा पाइपलाइन वगैरह बना रहे हैं, कंडक्ट ऑफ प्लांट फॉर वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो ए, सी और एफ जो है इस बार से आपका जो है ऑमिट कर दिया गया है, दीज आर नो मोर। नेक्स्ट आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बता रहा है, residential complex means any complex comprising of a building or buildings having more than one single residential unit। एक घर से ज्यादा होना चाहिए तो ही वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट क्या होती है? सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल यूनिट व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर यूज होली और प्रिंसिपली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ वन फैमिली, एक फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 12A। 12A क्या बोल रहा है आपको? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, अ लोकल अथॉरिटी और a government authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration a civil structure ये जो है ना आपका अलग से दिया हुआ है, जो पहले आपका 12 पॉइंट में दिया हुआ था। ये सारी जो सर्विसेज थी ना सिविल स्ट्रक्चर वाली या
any other original work meant for civil structure other than commerce industry, structure meant for use as educational, clinical, art or cultural establishment and residential complex. ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 मार्च 2015 से एंटर किए गए हैं तो इनके ऊपर जो है एग्जाम्पशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा वरना। ठीक है, तो ये बोला प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च 2015 के पहले एंटर कर लिया है और कंस्ट्रक्शन बाद में हो रहा है तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट 1 अप्रैल 2020 के बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 13 पॉइंट आपका बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, रोड, ब्रिज, टनल और टर्मिनल फॉर रोड ट्रांसपोर्ट बाय जनरल पब्लिक। ये सब जो है आपको रीड करना है। इसमें जो नई चीजें एंटर की गई हैं वो एक तो आपका देख सकते हैं आप लोग, पॉइंट नंबर जो है आपका बी जो है आपका नया एंटर किया है। A civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary-led individual house construction enhancement under the Housing for All Urban Mission Pradhan Mantri Awas Yojana. This is inserted by notification number 9/2016 with effect from 1 March 2016. उसके बाद नेक्स्ट आपका है सर्विसेज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू रेलवेज। एयरपोर्ट और पोर्ट जो है डिलीट कर दिया गया है। अब क्या क्या हो गया है, रेलवेज में भी एक्सक्लूडिंग मोनो रेल और मेट्रो। मोनो रेल और मेट्रो जो है इसके ऊपर जो है नहीं मिलेगा। ये आपका अमेंड किया गया है 1/3/2016 से। अर्लियर इट वाज इंक्लूडिंग मोनो रेल एंड मेट्रो। पहले इसमें मोनो रेल और मेट्रो भी जो है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में थी, मगर अब केवल रेलवेज है। रेलवेज मतलब केवल इंडियन रेलवेज। Explanation: The services by way of construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to monorail or metro where construction were entered before, अगर 1 मार्च 2016 जो है उससे पहले एंटर किए गए थे और जिनके ऊपर अप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी पे कर दी थी तो वो जो है उनका एग्जाम्पशन लागू रहेगी। ठीक है, ये तो रेलवे वगैरह का हो गया। दूसरा आपका है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे तो नहीं मिलेगा, बट सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है तो उस पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लो कॉस्ट हाउसेज जो है जिनका कारपेट एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर्स है पर हाउस इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसको अप्रूव किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, that is empowered under the scheme of affordable housing in partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India। इसी के साथ आपके जो लो कॉस्ट हाउसेज है अप टू ए कारपेट एरिया ऑफ 60 स्क्वायर मीटर पर हाउस इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट दैट इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दैट इज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका नया इंसर्ट किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, मैकेनिकल फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम, मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर यूनिट्स प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज फूड स्टफ एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस। इसके बाद 14 ए है आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू एयरपोर्ट और पोर्ट प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एंटर किया गया है प्रायर टू 1 मार्च 2015। ऊपर हमने देखा था कि पहले होता था बट डिलीटेड बाय 1/3/15। तो 1/3/15 के पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है तो उस पर तो लागू रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग in the government of India as the case may be certifies that the contract had been entered into before 1 March 2015।
सर्टिफाइड करना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट that is covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatical, musical और artistic work। और नेक्स्ट आपका है cinematographic films for exhibition in a cinema hall or cinema theater, this is also exempt। नेक्स्ट आपका है 16th सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, दैट इज म्यूजिक, डांस, थिएटर। अगर कंसिडरेशन जो चार्ज की है फॉर सच परफॉर्मेंस इज lesser than or equal to rupees 1.5 lakh, consideration that is charged is less than rupees 1.5 lakh or equals to 1.5 lakh, this is amended by notification। इसमें एक्सक्लूड करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो दिस इज एक्सक्लूडेड। मतलब एक बार देखिए आप लोग, देखिए सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है this is divided in two categories, one is not taxable and the other one is taxable। The one that is not taxable, it consists first folk और classical music, फोक और क्लासिकल डांस, फोक और क्लासिकल थिएटर एंड ब्रांड एम्बेसडर। कंडीशन क्या है, वेयर अमाउंट चार्ज्ड is up to rupees 1,50,000 for a performance। ओके, टैक्सेबल क्या है, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न म्यूजिक, मॉडर्न थिएटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स और टेलीविजन सीरियल्स, लास्ट आपका है एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन स्टिल आर्ट फॉर्म्स। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, स्टिल आर्ट का मतलब आपका पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। ओके,
तो सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर जो है, दिस ऑल्सो कम्स हेयर टैक्सेबल। इसको इधर से काट दो, गलती से लिख दिया मैंने। ब्रांड एम्बेसडर भी जो है आपका वो इसमें ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट नंबर 23, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। Transport of passengers with or without accompanied belongings by air through air जो है लेके जा रहे हैं, with or without accompanied belongings, with or without accompanied belongings by air, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, किससे? बाय एयर, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट। मतलब यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर या यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, कहां कहां पर? इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, और एट बागडोरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां पर है, इसको आप याद करने के लिए जो है एक पीवी शॉर्ट फॉर्म है, और वो शॉर्ट फॉर्म है आपका सिक्किम, सॉरी सतनाम। कि कहां कहां से अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं या खत्म होती है बाय एयर, दैट इज अंडर एग्जम्पशन। तो एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, T for Tripura, N for Nagaland, A for Assam, M for Manipur, Meghalaya and Mizoram. Okay, M for Manipur, Meghalaya and Mizoram. और बागडोरा है एक, वो अलग से है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। और ये आपका पहले जो रोप वे केबल और ये भी था, इसको अब ओमिट कर दिया है, अब ये नहीं रहा। तो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अगर है, दैट इज अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी इसमें शामिल नहीं है, इसमें भी एक्सक्लूड कर दिया। टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, ये एक्सक्लूड कर दिया। रेडियो टैक्सी क्या होती है? टैक्सी इंक्लूडिंग ए रेडियो कैब बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड विच इज इन टू वे रेडियो कम्युनिकेशन विद अ सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस एंड इज एनेबल्ड फॉर ट्रैकिंग अंडर जीपीएस। तो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज केवल एग्जेम्प्टेड है, वो भी अदर देन रेडियो टैक्सी, पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए। मतलब इसमें कुल मिला के आपका जो ऑटो है ना, ऑटो, वो आपका इसमें आ सकता है। और जैसे आपकी एयर कंडीशन बसेस हैं, एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट लाइक बसेस अगर आपकी नॉन एयर कंडीशन है तो नहीं लगेगा, बट अगर एयर कंडीशन है तो लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम। जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ये सारी स्कीम्स के अंदर अगर है, इसके अंदर एक और ऐड किया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये सारी जो है आपकी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में आ जाती हैं। एक और है निर्मला हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग एंट्री इंसर्टेड बाय दिस नेमली
Services of insurance business provided by way of annuity under the National Pension Scheme, regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013. ठीक है, ये नया आया है, इंसर्ट हुआ है. नेक्स्ट है सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्सन इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटी. अगर कोई सब ब्रोकर या ऑथोराइज पर्सन स्टॉक ब्रोकर को सर्विसेज दे रहा है या फिर ऑथोराइज पर्सन टू अ मेंबर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज सर्विसेज दे रहा है, ये सारे आपके ऑमिट हो गए हैं. सी डी ई जो थे ये दीज आर नाउ ऑमिटेड. तो अब क्या क्या बचा है? सब ब्रोकर, चलिए ये जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की सर्विसेज. अभी इसको यहीं तक ही रखते हैं.